This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ चुके होंगे उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह मोनोपोली का टॉपिक पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, सप्लाई कर्व एक फर्म का किसके इक्वल होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सप्लाई कर्व किसकी बात की जा रही है? सप्लाई कर्व। जी, सप्लाई कर्व प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जी शाबाश, मार्जिनल कॉस्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। कौन सी ऑप्शन है? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, मार्जिनल कॉस्ट का ठीक हो गया। फर्स्ट वन क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 4.2। अच्छा बच्चे, इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, प्राइस मेकर की बात करनी है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फर्म है और सेकंड वन इंडस्ट्री। आपने बताना है कौन प्राइस मेकर होती है, फर्म प्राइस मेकर होती है या इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। एक्सीलेंट, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। कौन प्राइस मेकर है? इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर, बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक्सीलेंट, जहां पे ना समझ में आए मेरे से उसी वक्त पूछ लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट 4.3 टॉपिक, which of the following is not included in the explicit cost? ठीक है, कौन सी ऑप्शन एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होगी। शाबाश, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। नॉट पेड इन कैश, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा अब बच्चे 4.4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मोनोपोली पावर may be based on, monopoly power may be based on economies of large scale of production, जी बिल्कुल होती है। पेटेंट्स बिल्कुल, लीगल लीगल प्रोटेक्शन, आपको याद है ना, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। ये लीगल प्रोटेक्शन या इसे हम लीगल बैरियर्स भी कहते हैं। ये मोनोपोली के केस में क्या है? लीगल बैरियर्स। कंट्रोल ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि कोई और कंपनी ऐसा स्ट्रक्चर जब तक नहीं बना लेगी वो इसको compete नहीं कर सकती। तो ये सभी ऑप्शंस हैं, कौन सी है? ऑल ऑफ द अबव। कौन सी ऑप्शन होगी? ऑल ऑफ द अबव, डेल्टा ऑप्शन। बिल्कुल ठीक बता रहे हो बच्चे, एक्सीलेंट। इसी तरह से बताते जाओ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट? जी बच्चे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 4.6, 4.6 इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स की डिमांड उससे रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज की डिमांड डिराइव हो जाए, ऐसी डिमांड को क्या कहते हैं? शाबाश, डिराइव्ड डिमांड। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी उस्मान साहब। सभी लोग जजाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हसन अली साहब, 4.7 टॉपिक, बाकी सब लोगों को भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ, सभी लोग मुझे बताते जाइएगा। जजाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल इसी तरह से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी ठीक हो गया जी बच्चे। एज इट्स आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे ही आउटपुट इंक्रीज करता है, फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट विल इवेंचुअली इंक्रीज बिकॉज ऑफ, फर्म का शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, किस रीजन की वजह से, ये आपने बताना है, जल्दी से बताइएगा। फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट क्यों इंक्रीज करती है? जी दोबारा देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा है, शॉर्ट रन, ये देखिएगा शॉर्ट रन है बच्चे, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन का होता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, ठीक हो गया, शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन के अंदर लॉस ऑफ कॉस्ट या लॉस ऑफ रिटर्न्स देखिएगा, ठीक है ना। और आपको याद होगा जब हमने कर्व बनाया था, मैं भी आपको बताता हूँ बच्चे, हम जब कर्व बनाते हैं तो हम कैसे कर्व बनाते हैं, याद कीजिएगा बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं आउटपुट को। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे मार्जिनल कॉस्ट का होगा, ठीक हो गया, एमसी मार्जिनल कॉस्ट। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ये कहलाता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। अच्छा, ये हिस्सा कांस्टेंट कॉस्ट का। अच्छा, इसके बाद इवेंचुअली इंक्रीज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का, हम इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, याद है ना आपको, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, बिल्कुल ठीक हो गया जी, सही है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले जी ठीक हो गया जी। अब आंसर मुझे बताइएगा कौन सी ऑप्शन है, अब गलती नहीं होनी चाहिए जी। कौन सी ऑप्शन है, डिमिनिशिंग रिटर्न, एक्सीलेंट। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि आपने गलती करनी है और आपने की। मैंने कहा था आपने गौर करना है, शॉर्ट रन की बात कर रहा है या लॉन्ग रन की बात कर रहा है। ठीक हो गया ना, अब तो गलती नहीं होगी, अब इंशाल्लाह नहीं करनी गलती, इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे 4.8 टॉपिक, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन क्या कंडीशन पड़ी थी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्या बच्चे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप सब लोग, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपको मेरी बातें याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे, when diminishing return begin to operate, the total variable cost curve will start। अच्छा, अभी इसको इस अप्रोच को भी हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, लेकिन अभी इस अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट की जरा डेफिनेशन मुझे बताइएगा, मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बेस्ट डिफाइंड एज, जी जल्दी से, जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट राइजेस बाय 1 यूनिट। एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन से हमें फर्दर कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अच्छा ये कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज हम कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कैन अप्लाई टू अ बिजनेस ओनली व्हेन, कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, कम अज कम। तो इसको हम कहते थे ना शॉर्ट रन पीरियड, तो हमने इसकी अजम्पशन पढ़ी है, तो सबसे पहली अजम्पशन ही क्या है कि ये जितने भी लॉज हैं वो शॉर्ट रन पीरियड में अप्लाई होते हैं, लॉन्ग रन पीरियड में ये लॉज अप्लाई नहीं होते, ठीक है जी बच्चे। चलें जी नेक्स्ट, किसी बच्चे का ना माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिएगा,
माइक ऑन है, जिसकी वजह से ना डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज राइज, ऑलवेज राइज, जी कौन सी कॉस्ट, जी शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल ठीक बताया जी। मैंने आपको बताया था इस, या टोटल कॉस्ट होगी या उसमें क्या टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जी बच्चे, किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो कौन सी ऑप्शन है जी, कौन सी ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। जी ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट, ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, द मिनिमम प्राइस नीडेड फॉर अ फर्म टू रिमेन इन प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। अब फर्म को शॉर्ट रन में रहने के लिए कम से कम कितनी कॉस्ट रिकवर करना जरूरी है, जिसके बाद फर्म मार्केट में स्टे नहीं करेगी, छोड़ के चली जाएगी, शट डाउन पॉइंट से पहले पहले रहेगी ना। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मूसा, मैं लास्ट एमसीक्यू समझा देता हूँ जी, ठीक हो गया जी। हमने, देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है, एक है फिक्स कॉस्ट, वो तो कांस्टेंट रहती है, दूसरी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड वन है टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब इन दोनों के लिए हम जो कर्व बनाते हैं वो कैसा कर्व बनता है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम ये करते हैं कॉस्ट, और एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाता है आउटपुट। अच्छा, जो कर्व बनता है वेरिएबल कॉस्ट के लिए वो ये कर्व होता है। अगर हम कर्व बनाए टोटल कॉस्ट के लिए तो वो ये कर्व होता है। अब ये हमेशा इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कर्व बनाए एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए, उसकी स्लोप तो हमेशा डिक्लाइनिंग होती है, वो तो हमेशा डिक्रीज करता है। अच्छा, उसके बाद 5 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 6 कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट, 6 मार्जिनल कॉस्ट। तो इनकी तो यू शेप होती है, ये पहले डिक्रीज करते हैं, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा तो इंक्रीज नहीं करते, और ये तो होता ही डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दो ही कर्व है जो हमेशा इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, या वो कर्व होगा वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, या वो होगा टोटल कॉस्ट का कर्व। जी बच्चे, अब समझ आ गई है मूसा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, minimum price needed for a firm to remain in the production in the short run, वो थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आपको याद होगा ना, शट डाउन पॉइंट में मैंने आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस की थी, आपको याद होगी ये बात। शट डाउन पॉइंट में हमने क्या कहा था कि शट डाउन पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू कम होता है एवरेज कॉस्ट से, एंड एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म स्टे नहीं करती, फर्म मार्केट से भाग जाती है, शट डाउन पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो मिनिमम कॉस्ट जो एक फर्म को मार्केट में स्टे करने के लिए चाहिए वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया जी, चलें जी नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब बिजनेस एम्प्लॉयज 11 वर्कर्स, एक बिजनेस ने कितने वर्कर्स, 11 वर्कर्स रखे हुए हैं, और हर वर्कर को 24 पाउंड पर डे पे किया जा रहा है। एक वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे वेज 25 पाउंड बढ़ानी पड़ती है। मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा वर्कर को रखने की कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है।
जी करूं कैलकुलेट? ठीक है। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले वर्कर्स, मैं इस तरफ करता हूँ, बिल्कुल मिड पे स्क्रीन में बोर्ड में थोड़ा सा एरर आ रहा है। जी बच्चे, नेक्स्ट बच्चे वर्कर्स 11, 1 वर्कर इंक्रीज करेंगे 12 वर्कर्स हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, पर यूनिट कॉस्ट, हमें पर वर्कर कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है? 24 पाउंड्स पे करनी पड़ रही है। अगर हम वर्कर एक बढ़ा देंगे तो 25 पाउंड्स देनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई आपने बताना है। 24 को 11 से 264, इसी तरह से 25 इंटू 12 करेंगे 300। ठीक हो गया। एक मजीद वर्कर को बढ़ाने से हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 36। यहाँ पे डिफरेंस 1। तो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एक वर्कर को बढ़ाने से 36 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 36। बात समझा पाए हो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? जी सबको बात समझा पाया हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आंसर क्या हुआ? 36। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी, जजाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, अब लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लॉन्ग रन में हम किसकी बात करते हैं? इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं। चले, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर अ बिजनेस विल इवेंचुअली राइज। लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं बच्चे हम, लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन की नहीं। लॉन्ग रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर अ बिजनेस विल इवेंचुअली राइज, इंक्रीज करे। ठीक हो गया? तो बच्चे देखिएगा, कब बना के बता देता हूं मैं आपको, ताकि आप लोगों को अब कंफ्यूजन ना रही। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलाउंग कॉस्ट, एक्स एक्सिस के अलाउंग आउटपुट और क्वांटिटी। जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्वांटिटी एट मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमसे? एग्जामिनर कह रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो अब आपने आंसर बताना है मुझे, जैसे जैसे पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहा है एग्जामिनर या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की? जी बता दीजिएगा। इवेंचुअली राइज इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किसी को मैं ना समझा पाया हूं तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई वो मेरे से सवाल पूछ सकता है। करेंट डिस्कस जी। 4.16 नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव किया जा सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी गेन ओनली बाय मोनोपोली फर्म। सिर्फ मोनोपोली फर्म्स ही कर सकती हैं। जी मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है बच्चे, कोई इशू नहीं है बच्चे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व मैंने ड्रॉ किया। जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाए हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाए तो हम कहते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पे सबसे कम कॉस्ट होती है उसके बाद हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, ना कि कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन पे पर यूनिट कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाएगी इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी। जी बात क्लियर हो गई जी बच्चे? तो ये बच्चे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
अच्छा बच्चे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी गेन ओनली बाय मोनोपोली फर्म। सिर्फ मोनोपोली फर्म्स करती है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। आर पॉसिबल ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जी बिल्कुल ठीक हो गया, अगर प्रोडक्ट की सफिशिएंट डिमांड होगी तो तभी मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक कहा, ये बात तो ठीक है। डू नॉट नेसेसरली रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होती है इसमें। डिपेंड ऑन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा हुआ है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, इसे हम बल्कि कहते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मैनेजमेंट की वजह से पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो रही हो तो हम इसको कहते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये ऑप्शन तो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट 4.17 अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, अ फर्म इन द शॉर्ट रन वुड स्टॉप प्रोडक्शन। फर्म शॉर्ट रन में प्रोडक्शन रोक देगी इफ मार्जिनल कॉस्ट वाज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। टोटल कॉस्ट वर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वर लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया, ये सिचुएशन है ना। देखिए, एवरेज रेवेन्यू अगर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, या हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों में से कोई ऑप्शन भी हो, दोनों ठीक है ऑप्शन। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू। अब बतानी है लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर जो शेप होती है एवरेज कॉस्ट की, ये लॉन्ग रन की शेप है। ये देखिएगा, ये लॉन्ग रन की शेप है। आपने बताना है ये लॉन्ग रन की शेप किसकी वजह से होती है? इन दो रीजंस की वजह से होती है। अब आंसर बताना है आप लोगों ने, अच्छे तरीके से बताना है। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ये देखिए, ये आपके सामने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप। मुझे आंसर ठीक करके बताएं, अभी आप गलती कर रहे थे, सही बताएं। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट इन अ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जज़ाकुमुल्लाह खैर। In a diminishing cost industry, an increase in industry output causes the average total cost curve। अच्छा, अभी इस बात को हम डिस्कस करेंगे, मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं इसको प्रूफ करूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। दोनों एमसीक्यूज अभी रहने दीजिएगा जी बच्चे। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, बताना है आपने। मैंने आपके साथ 3 रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, अभी मैं बताता हूँ। आपने ना एमसीक्यूज सिर्फ आंसर देख के नहीं मुझे बताने, उनको समझ के अंडरस्टैंड करके फिर आंसर बताना है। अगर नहीं समझ में आती तो मेरे से पूछना है। आप याद करें जब मैंने आपके साथ रिलेशनशिप डिस्कस किया था, बल्कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाता भी हूँ। अभी ये देखिएगा, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाना है। ये देखिए, कि फिर मुझे दूसरा कर्व नहीं बनाना होगा। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये कर्व है, हमने इसके 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन, अगर मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, या इसे हम फॉलिंग भी कहते हैं। एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करती है या कम होती है। दूसरा पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के या एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए, दोनों सेम ही थी ना, तो मैं ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही लिख देता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ये बातें। लोएस्ट पॉइंट,
अच्छा बच्चे, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है कि जब दोनों इक्वल हो जाएं तो आपने बताना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी या एवरेज कॉस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप में तो यही बात होगी ना। अब आपके सामने है ये ऑप्शन, मुझे बताइएगा जी कौन सी ऑप्शन ठीक है। जी बताइएगा, ये एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप तो सबके केस में सेम होता है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, द मिनिमम पॉइंट देखिए जी, जब इक्वल होगी, यही बात, यही रिलेशनशिप इसके केस में भी तो होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट के केस में। उस सिचुएशन में एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है जी, वो अपने लोएस्ट या मिनिमम पॉइंट पे होती है। ठीक हो गया जी, तो ये सिचुएशन इक्वली गुड होती है। तो जी कौन सी ऑप्शन है जी? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये ए ऑप्शन। अब सबको समझा पाए हो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक हो गया। अभी ओलिगोपली तो हमने नहीं पढ़ा जी, अभी हमने ओलिगोपली नहीं पढ़ा। जब हम ओलिगोपली पढ़ लेंगे फिर हम इन बातों को समझ लेंगे। ठीक है जी। जी जी 4.32, 4.32, 4.32, इसका आंसर मुझे आप लोगों ने बताना है। According to law of variable proportion, marginal product and average product curve intersect each other at the point where marginal product is zero, average product is zero, average product at its maximum, marginal product at its maximum। जी अब आपने मुझे बताना है कौन सी ऑप्शन है ये, फिर मैं आपको बताता हूँ। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, मैं आपके सामने कर्व बनाने लगा हूं। कब था? मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद हमने कब बनाया था? एवरेज प्रोडक्ट का। ठीक हो गया। इसका कब हम ऐसे ही बनाते थे ना। टोटल। ठीक है, अब देखिए इसकी हम ठीक है जी। अच्छा अब ये सिचुएशन वैसे तो यही होती है, मैंने आपको बताया भी हुआ है। अच्छा अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें, एग्जामिनर ने मेंशन ये की हुई है, ठीक है ना, आपको ये पता है। अब देखें इस सिचुएशन में, देखें एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट होगी। बट मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट ये है, याद रखिएगा ये बात। ठीक हो गया ना, भूलेंगे तो नहीं आप लोग? हाँ इंशाल्लाह भूलना नहीं है। अब मुझे बताइएगा, आंसर क्लियर है जी आप लोगों को? चले नेक्स्ट।
according to law of variable proportion when total product is at its maximum marginal production, आपके सामने है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, अब मुझे बताइएगा मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट, शाबाश। अब ऑप्शन क्या है, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी। आप लोगों को देख लें, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, डायग्राम्स आपके माइंड में, और आप लोग आसानी से बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स्ट्रा यूनिट गिवन प्रोडक्ट इज नोन एज, जी बताते जाए। जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी, मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक, डेफिनेशन पूछी हुई है, सही हो गया जी। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज, मैंने अभी लिखा है, यू शेप होता है, यू शेप, बिल्कुल सही हो गया। कौन सी शेप होती है, यू शेप, ठीक है जी। कौन सी शेप होती है, यू शेप, देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था ना, देखिएगा मैंने लिखा भी हुआ है जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सबकी शेप क्या होती है, यू शेप, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन है जी हमारे पास, ये यू शेप। नेक्स्ट, cost reducing benefit, cost reducing benefit of large scale, शाबाश। कौन सा बेनिफिट है जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पर यूनिट कॉस्ट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है, किसमें होती है पर यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, ठीक है जी। ये भी बात क्लियर होगी जी। चलें जी नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट फर्म्स आर, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है जी, ये तो पॉइंट रिपीट हो रहा है, आपको पता है फर्म्स क्या होती हैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स में, प्राइस टेकर, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, एक है नेसेसरी और दूसरी कंडीशन थी सफिशिएंट कंडीशन, एक थी नेसेसरी और दूसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। अब आपने बताना है सफिशिएंट कंडीशन के बारे में, सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पूछा गया, सफिशिएंट कंडीशन के बारे में पूछा गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हाइल इट इज इंक्रीजिंग। मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट, एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट, ठीक हो गया जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, ये डायग्राम बनाने लगा हूं मैं, इस बात को समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, इसको दो तरह से हम कह सकते हैं।
फर्स्ट वन के ये अबव ऊपर से कट कर रही, सेकंड वन ये नीचे से कट कर रही है। जब ये नीचे से कट करे फ्रॉम बिलो, अच्छा अब दूसरा ये भी होता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही हो तब कट करती हुई इक्वल हो जाए। ठीक हो गया। तो हम इसको दोनों तरीकों से याद कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, या एमसी लाजमी काटे जब वो क्या कर रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो वो दोनों सिचुएशन यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक हो गया जी बच्चे। तो एक नेसेसरी कंडीशन थी एमसी इज इक्वल टू एम आर, एमसी इज इक्वल टू एम आर, वो नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एमसी इक्वल्स टू एम आर वाइल इट इज इंक्रीजिंग, जब ये इंक्रीज हो रही हो। ठीक हो गया जी बच्चे। अ फर्म विल शट डाउन इट्स बिजनेस, बताना है अब आप लोगों ने, मैंने नहीं बताना, आप लोगों ने बताना है। शाबाश, सही हो गया जी, सही हो गया। ठीक है जी। जी ये भी रिपीट हो रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको क्लियर है। चलें जी नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विच अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स इन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ओनली नोन एज। जी ऑप्शन बतानी है आपने मुझे। जी ठीक हो गया, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया जी। बिल्कुल ठीक, इसको एक्सप्लिसिट भी कहते हैं, ये भी ठीक था, और अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं रिकॉर्ड करता अकाउंटेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है ना। अच्छा जी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अभी तक जितना भी पढ़ा होगा देख ले, आप सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से तैयारी करनी है आपने पूरी इकोनॉमिक्स की, कि आप जितना भी अच्छा पढ़ ले उसके बाद आपने जब एमसीक्यूज करने हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करता है, बच्चों को एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे भी इंशाल्लाह मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अच्छा बच्चे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमसी इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, बताइएगा किस सिचुएशन में होता है। जी जी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं कब बनाता हूँ। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, प्राइस। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। कौन, क्लियर हो गया जी। हमने कहा था इस पॉइंट पे क्या होगा, MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है ना, याद है ना आपको ये बात। जी
कौन सी ऑप्शन ठीक है, अब बताना है आपने मुझे, इधर तवज्जो करनी है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट की ऑप्शन नहीं है। अब देखें, हाँ शाबाश, जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था आप सब लोगों ने वो बात समझ ली। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू और आउटपुट, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये देखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और ये हो गई, ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब अगर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कट करेगा, जैसे मैंने ऊपर भी डायग्राम बनाई हुई है, ये देखिएगा, अब इस पॉइंट पे देखिएगा, एमसी, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एमसी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये कंडीशंस पूरी हो रही है ना, ठीक है, चलें जी, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी, सही हो गया जी। अब 1 and 3, 1 नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक हो गया, ये ऑप्शन है, सही है जी, चलें जी, बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट है, ये डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो रही है, ये क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन मूव नहीं कर पा रहा हूं मैं सही से, सिर्फ एक मिनट। जी ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी एमसीक्यूज 4.48, the diagram below shows the short-run cost and revenue condition for a firm in perfect competition. The output is OQ and market price OP to achieve long-run market equilibrium in the industry. अच्छा अब आपके सामने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है जी। अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है, 4.48, इसका मुझे आंसर बताना है आपने। वो कह रहा है सम फर्म्स मस्ट लीव द इंडस्ट्री, क्योंकि लॉस हो रहा है, जब लॉस होगा, जब कुछ फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, आपको याद है ना डायग्राम प्रॉपर बना के मैंने समझाई थी, जी शाबाश, कुछ फर्म्स छोड़ के जाएंगी, सप्लाई का फॉल कर जाएगा, जब सप्लाई का फॉल करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और फर्म सुपर नॉर्मल, सॉरी ये लॉस से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है जी। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा जी बच्चे, अच्छा देखिएगा इस सिचुएशन को, ये कर्व है डिमांड का कर्व, और ये कर्व है सप्लाई का कर्व, ठीक है जी, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अगर कुछ फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, तो फर्म जैसे ही छोड़ के जाएंगी, फर्म के छोड़ने की वजह से सप्लाई का कर्व फॉल कर जाएगा, सप्लाई का कर्व हो जाएगा एस प्राइस लेवल। अच्छा जैसे ही S1 होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, ये प्राइस लेवल होगा। चाहिए थोड़ी सी मैंने ज्यादा प्राइस बढ़ा दी है, प्राइस जैसे ही बढ़ेगी ये किस पॉइंट पे आ जाएगी, लॉस से दोबारा वापस किस में चली जाएगी, ठीक है, शाबाश, फिर ये किस पॉइंट पे, नॉर्मल प्रॉफिट के पॉइंट पे, सही है जी बच्चे।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? जी आंसर मुझे बताइएगा। सम फर्म्स मस्ट लीव द इंडस्ट्री। शाबाश, ये ऑप्शन होगी। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, बाकी एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स के बाद ही कर सकेंगे, अभी हम वो एमसीक्यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ लिए वो मोनोपली तक हम लोग पढ़ चुके हुए थे। अच्छा, मोनोपली का कब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था? इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन मोनोपली का कब हम लोगों ने डिस्कस करना है? जी बच्चों के कुछ मैसेज आ रहे हैं। ठीक है जी, कल हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जी मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा। जी 4.15 बच्चे ने रिक्वेस्ट की है, 4.15 अगेन रिपीट कर दीजिएगा। जी मैं कर देता हूँ 4.15। जी अच्छा बच्चे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बिजनेस का, जी मैं वो भी कर दूंगा मूसा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व बिजनेस का इवेंचुअली राइज करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, अब लॉन्ग रन के अंदर मैंने समझाया था लॉन्ग रन का कर्व ये है लॉन्ग रन का। अच्छा बच्चे, ये जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही हो पर यूनिट प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, पर यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती जाएगी। हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। तो फर्म्स क्या अचीव करेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है। इसकी बेस पे है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बिजनेस का इवेंचुअली इंक्रीज कब करना शुरू करता है, किस रीजन की वजह से? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है ना, जैसे जैसे पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये था। अच्छा बच्चे, 4.17 टोटल कॉस्ट का, जी 4.17 मैंने अभी स्किप करवा दिया, अभी नहीं करवाया। ठीक है जी, चलिए जी, क्योंकि अभी एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अभी नहीं सही से समझ सकते हम उसको। जी बच्चे, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल भी मेरी क्लास इसी टाइम पे ही होगी। मैं कोशिश करूंगा कल अगर मैं क्लास थोड़ा सा अर्ली कर लूं, और मैं इसके लिए आपको कम्युनिकेट भी कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अ, जी मैं इंशाल्लाह कल मेरी थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, 1.5 आवर के करीब मेरी क्लास होगी, तो मैं आपको बिफोर टाइम कम्युनिकेट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।